जल की कठोरता, इसमें दो टाइप अपन ने लिए, अस्थायी, नंबर 2 स्थायी। पहले इसमें कारण लिया था अपन ने जल की कठोरता का। जल की कठोरता किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, इनमें से जो भी प्रेजेंट होगा उसकी वजह से ये कठोरता होती है। जिसमें अपने नंबर 1 है अस्थायी, ऐसी कठोरता जिसको आप गर्म करके उबाल कर दूर कर सकते हो। गर्म करने से दूर हो जाए उस कठोरता को अपन बोलेंगे अस्थायी कठोरता। फिर आती है अपनी स्थायी कठोरता, और इसमें अस्थायी कठोरता के अंदर अपन ने एग्जांपल लिया था कि अस्थायी कठोरता हमेशा किसकी वजह से होगी? CaNMg के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से ये कठोरता होगी। बेटा बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वर्ड में एक बार बोल दिया फिट जाओगे। अति हो रही है आपकी। नंबर 2 स्थायी कठोरता। ठीक है, ऐसी कठोरता जिसको उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, ऐसी कठोरता जिसको उबालकर दूर नहीं किया जा सकता, स्थायी कठोरता कहलाती है। स्थायी कठोरता कहलाती है। स्थायी कठोरता कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी कठोर जिसको उबाल कर दूर नहीं कर सकते उसके लिए स्पेशल मेथड यूज में लेते हैं। नेक्स्ट इसका कारण लिखो। स्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के, कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट की वजह से होती है, के कारण होती है, के कारण होती है, के कारण होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखो। इसे निम्न विधियों द्वारा दूर किया जाता है। नंबर 1 परम्यूटेट विधि या जियो लाइट विधि। नंबर 2 आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय विधि, विनिमय विधि। समझ में नहीं आती। ठीक है, इनकी स्टडी अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं था। मेरे को स्थायी और अस्थायी कठोरता समझाना था। ओके, अगला पॉइंट हेडिंग डालो हाइड्रोजन प्रोक्साइड। सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, जो हट गए टॉपिक अपने है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हाइड्रोजन प्रोक्साइड, इसको भी हटा दिया है बेटा। हाइड्रोजन प्रोक्साइड, अगला हाइड्रोजन प्रोक्साइड। H2O2, H2O2, हाइड्रोजन प्रोक्साइड का सूत्र होता है H2O2। ठीक है, देखो इसकी खोज थेनार्ड 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 ने की। फिर लिखो, इसमें बहुत सारे बहुत बहुत पॉइंट होते हैं जो फिजिकल के
प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन इतना आपने कुछ नहीं, ये तो सारे कंप्लीट ही टॉपिक हटा दिया है, लेकिन इसमें बस जनरल इंट्रोडक्शन में करवा रहा हूँ। फिर लिखो संरचना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना। यह एक डाईहाइड्रोक्सी यौगिक होता है, यह एक डाईहाइड्रोक्सी यौगिक होता है जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O उपस्थित होता है। पेरोक्साइड बॉन्ड उपस्थित होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, यह एक असमतलीय अणु होता है, यह एक असमतलीय अणु होता है क्योंकि इसमें उपस्थित दो OH बंद, OH बॉन्ड बनाना, OH बंद अलग अलग तल में उपस्थित होते हैं, अलग अलग तल में उपस्थित होते हैं, जहां गैसीय अवस्था में, बंद कोण 111 डिग्री होता है, अवस्था में बंद कोण 111 डिग्री होता है। इसकी स्ट्रक्चर बना लो, नेक्स्ट H2O2 का भंडारण, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भंडारण, H2O2 का भंडारण, स्टोरेज ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मंद प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर H2O प्लस O2 का निर्माण करता है, H2O प्लस O2 का निर्माण करता है। ये रिएक्शन कर देना,
H2O2 है, टूटता है तो मतलब हल्की सी भी लाइट अगर पड़ जाए इसके ऊपर तो ये क्या हुआ, अपघटित हो जाता है H2O प्लस O2 के अंदर। अतः इसका भंडारण मोम लगी हुई मोम लगी हुई कांच की बोतल में अंधेरे में किया जाता है, मतलब इसको अंधेरे में रखेंगे, लाइट में नहीं रहेगी, और कांच की रंगीन बोतल्स होती है जिससे क्या होता है, सनलाइट इनके अंदर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि हल्की सी भी लाइट अगर पहुंच जाती है तो ये टूट जाता है। वैसे आता है सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, लेकिन ये क्या डिकम्पोज हो जाएगा, H2O प्लस O2 टू लिक्विड खराब हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगला भारी जल D2O। भारी जल मैंने 2-3 पॉइंट जो करवाए हैं, H2O2 भारी जल और एक आपका जल की कठोरता है, तीनों पॉइंट सिलेबस में नहीं हट गए हैं। भारी जल उत्तर लिख दो इसका D2O। जैसे अपन लिखते हैं ना जल H2O, ऐसे भारी जल D2O। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के काम में आता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। हेडिंग डालिए लास्ट, डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, ये आपके सिलेबस में है। डाई हाइड्रोजन लास्ट टॉपिक है, डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, मतलब डाई हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है, इस वजह से इसको यूज में लेते हैं। लिखो, और ऊर्जा अधिक निकलती है। डाई हाइड्रोजन का जब दहन किया जाता है, बर्निंग, डाई हाइड्रोजन का जब दहन किया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जहां अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जहां पेट्रोल की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, 3 गुना अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डाई हाइड्रोजन के दहन से प्रदूषण पेट्रोल की तुलना में, डाई हाइड्रोजन के दहन से प्रदूषण पेट्रोल की तुलना में कम होता है। पेट्रोल की तुलना में प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट, डाई हाइड्रोजन के साथ डाई नाइट्रोजन की अशुद्धि के रूप में
अशुद्धि के रूप में गैस सिलेंडर में थोड़ी मात्रा में जल प्रवेशित करवाने पर दोनों की क्रिया नहीं हो पाती। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा, ही आपको समझाने का कुछ नहीं होता, ज्यादातर काम भी नहीं आता है, आगे कंपटीशन में भी काम भी नहीं आता, नहीं होगा। मतलब ये होता है कि जो गैस सिलेंडर होता है उसमें अगर N2 की अशुद्धि हो, अगर नाइट्रोजन की अशुद्धि हो, क्योंकि बेटा आपको पता है N2 + 3H2 2NH3 बनाता है, अमोनिया बनती है, ये पर प्रोसेस होती है, अमोनिया बनने की एक प्रोसेस होती है। अगर मान लो उस जहाँ पे हाइड्रोजन बनती है वहां पे अशुद्धि N2 की हो, उसमें N2 भी पाया जाए, तो दोनों रिएक्शन करके क्या बना देती है, अमोनिया। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, अल्काइल कौन सा, इसमें पानी मिला देते हैं। तो पानी मिलाने पर ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं हो पाती, अमोनिया का निर्माण नहीं हो। नेक्स्ट लाइन में लिखो, हमारे देश में पहली बार अक्टूबर 2005 में डाईहाइड्रोजन का ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया। ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया। नंबर टू या अगला जो लास्ट लिख दो आगे से। डाईहाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन सेल से विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। डाईहाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन सेल से विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। ऐसा बना लो, चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है ना, चैप्टर कंप्लीट है। अब अपन एस फ्लो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो होगा एस फ्लो स्टार्ट होगा। मैंने बात करने के लिए देखो बेटा, कुछ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो एस ब्लॉक स्टार्ट करना है अपने को। एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे तो एस ब्लॉक से पहले अपने को पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टडी अपन करते हैं तो उसके अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं। अरे कचरा कौन बोल रहा है ये बार बार? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं और 4 ब्लॉक्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स होते हैं। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हो, या पहले ग्रुप्स की अपन बात करें तो ग्रुप्स एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड, ठीक है। पी ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक में यहाँ आता है थर्ड ए से लेकर 8th ए तक, लास्ट थर्ड ए, फोर्थ ए, मतलब
फर्स्ट सेकंड यहाँ 10 होते हैं और यहाँ 6 टोटल 18 ग्रुप हो गए। अब 18 ग्रुप के अंदर आपकी बुक में मिस्टेक्स है बेटा। आपकी बुक में क्या होता है, यहाँ जो ये ब्लॉक होते हैं ये 10 जो ग्रुप होंगे 10 के अंदर यहाँ आता है फर्स्ट ए और यहाँ आता है सेकंड फर्स्ट बी एंड सेकंड बी यहाँ, और यहाँ आता है थर्ड बी। काउंटिंग जो आप करते हो 1 2 3 4 5 टोटल काउंटिंग में तो ऐसे लिखोगे, लेकिन रोमन में जब आप यूज में लोगे तो रोमन के अंदर यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फोर्थ ऐसे अपोजिट। मतलब ये और इनकी प्रॉपर्टीज कुछ सेम आएगी। इनके अंदर एक रिलेशन आएगा डायगोनल रिलेशन जिसे बोलते हैं, मतलब एलाई डायगोनल रिलेशनशिप मीन होता है कि अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज रिप्रेजेंट करें, इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। मतलब एलाई फर्स्ट ग्रुप का होता है और एमजी के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। इस ब्लॉक के अंदर अपन ये चीज लेंगे तो 18 अपने ये टोटल होगा। एफ जो एफ ब्लॉक है इस टाइप से लेफ्ट टू राइट चलोगे आप तो यहाँ 1 2 3 4 5 7 तक आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 तो बेटा यहाँ पे जो 6 नंबर और 7 नंबर जो पीरियड है 6 और 6 नंबर में यहाँ 57 आता है लेंथेनम एफ और यहाँ 89 पे आता है एसी 89। तो लेंथेनम से आगे यहाँ 58 से लेकर 71 हो गया क्या टोटल 14 एलिमेंट, और यहाँ 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट इसमें आते हैं। मतलब और फिर आप यहाँ देखोगे 70 है नहीं 57 है तो 57 से डायरेक्ट यहाँ आएगा 72 इस जगह। इसका इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल संक्रमण तत्व, और इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर ट्रांजिशन मेटल्स मींस होता है आंतरिक संक्रमण तत्व। इसी के अंदर ऐसे 18 से आगे क्यों कहे गए, कुछ बुक्स के अंदर क्या होता है इसे 57 को भी यहाँ दे देते हैं 89 को भी यहाँ लिखा हुआ रहता है। ये बेटा ये डी ब्लॉक के हैं कि इसके एफ के नहीं याद रखना। लेंथेनम से आगे के एलिमेंट इसके अंदर आते हैं, ऐसे ही 18 के आगे के एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप होंगे फर्स्ट ए और सेकंड ए। और जो ये ब्लॉक्स है बेटा एस पी डी एफ ये ब्लॉक से डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट किया जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है जिस सब सेल के अंदर जाता है एस में जाएगा एस का, पी में जाएगा पी का, डी में जाएगा डी का एंड एफ में जाएगा एफ। क्लियर बात। एस पी डी एफ जो जिस ब्लॉक में जाता है उसी का ये एलिमेंट उसी में रखा। जैसे एस में आप इसमें करोगे तो एस ब्लॉक के एलिमेंट। अब एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। NS1 मतलब सबके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर NS1 आएगा, सबके लास्ट में SN1 है NS1। मतलब आप हाइड्रोजन को छोड़ दो लिथियम में चलो आप तो लिथियम 3 नंबर पे होता है 1s2 2s1, फिर उसके नीचे चलोगे 4s1 5s1 6s1 7s1 इसी ऊपर से मतलब लास्ट में एक रहेगा और s में जाएगा इसलिए वो s1 फर्स्ट है। और अगले में चलोगे आप बेरिलियम वाले में से एक ही लेके अंदर वहां आता है NS2 का मतलब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 सभी एलिमेंट्स के अंदर। तो लास्ट में 1 रहे तो फर्स्ट देगा 2 रहे तो सेकंड देगा। ऐसे पी के अंदर आप चलोगे तो NS2 NP1 2 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 2 6। अब आप NS2 NP1 2 6 लिखोगे इसका मतलब S के अंदर इसमें P में 13 से स्टार्ट होता है 13 14 15 16 17 और 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप बोरोन आता है 1s2 2s2 2p1। इनके अंदर सभी एलिमेंट्स में लास्ट में p1 रहेगा। ओनली क्या चेंज होगा n का मान चेंज होगा या 2 फिर 3 फिर 4 5 6 ऐसे चलेगा। अब आप कार्बन वाले में चलोगे तो लास्ट में क्या आएगा 1s2 2s2 2p2 और होता है ना कार्बन। नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन के अंदर चलोगे तो 2p3 फिर आगे और बढ़ोगे आप 2p4 तो क्योंकि आउटर शेल में इसी से तो पता चलता है
आउटर सेल का इसी से पता चलता है बेटा भाई कितने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के अंदर है। जैसे अब आप ये अब इधर बढ़े ना, ये 15 ग्रुप है नाइट्रोजन NH2 N सॉरी 1s2 2s2 2p3 पांच हो गए ना। 16 नंबर में ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4 आउटर सेल में 6 17 ग्रुप 1s2 2s2 2p कितना 5 टोटल 7 और लास्ट वाला आउटर सेल कंप्लीट होता है इसके इसको बोलते हैं अक्रिय। 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली 14 ग्रुप कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले को नेइट्रोजन भी बोलते हैं पॉइजनस कंपाउंड बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन चेल्कोजन फैमिली ओर्स बनाते हैं। लास्ट वाला एस जिसे बोलते हैं 17 हेलोजन्स सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और लास्ट वाला नोबल गैसेज इनर्ट गैसेज आउटर सेल कंप्लीट इनर्ट गैसेज। ठीक है हो जाएगा। इसी से अपने को जनरल इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट फ्लो स्टार्ट करेंगे। और जो आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सेप्शन होती है बेटा एक्सेप्ट है अभी तक न तो इसके साथ रख सकते हैं और नहीं हेलोजन रीजन उसका ये होता है कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक और हेलोजन 17 नंबर ग्रुप दोनों के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से न तो एस के साथ रख सकते हैं नहीं हेलोजन के साथ। इसीलिए क्या करते हैं यहाँ बीच में यहाँ रखा जाता है उसको क्योंकि उसकी पोजीशन एक्सेप्ट है। ओके बेटा लास्ट में अब बात करते हैं आपके जो सिलेबस दे रखा है सिलेबस में हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का 13 एंड 14 ग्रुप कार्बन एंड बोरॉन फैमिली ये 11th क्लास में है। और फिर बाकी जो बोरॉन फैमिली के अलावा बाकी जो बच गया क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नियोन वाला 15 16 17 18 ये चार ग्रुप आपके 12th क्लास के अंदर है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक 12th में है पूरा अलग से ही चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। तो इंग्लिश मीडियम के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन और हिंदी मीडियम के अंदर कल अपन मंडे को स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक। ठीक है